नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में जाना था, साथ में जाना था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, उसके डिफरेंस क्या क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वो आप वीडियो पहले देखिएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने उन सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए जो बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए कर रहे हैं और या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा पॉइंट पे मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आज देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग जानेंगे और आखिर में जानेंगे डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। तो शुरू करते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, हर एक कंपनी के अंदर जो भी प्लान किया रहता है और प्लान के बाद जो काम करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है कि मुझे इतने लोग चाहिए इस काम के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी यही काम होता है कि आपको काम बताना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है कि किस आदमी को किस तरह का किसके अंदर काम करना है और उसको डायरेक्ट करने वाला कौन है। टॉप लेवल में कौन कौन आने वाला है, उसके मिडिल लेवल में कौन आने वाला है, लोअर लेवल में कौन आने वाला है और किसे किस तरीके काम करवाना है और उनसे किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करवाना है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का अंदर। इसके अंदर और भी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे आगे वीडियो में। तो अभी हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ए सिस्टम दैट आउटलाइंस हाउ सर्टेन एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक सिस्टम है जहाँ पे सर्टेन एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करने के लिए और उस डायरेक्शन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को उस गोल को अचीव करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। कि मुझे किस डिपार्टमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके के लोगों को रखें और किस तरीके से काम करवाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो सही टाइम पे अचीव हो सके। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर रूल्स आ जाते हैं, उनका कुछ रोल हो जाता है, उनके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं जिनको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। पहला टाइप आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिवीज़न और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर आता है फ्लैटरिची स्ट्रक्चर और आखिर में आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी जानते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। तो जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे होगे, एक तरफ लिखा हुआ है सेंट्रलाइजेशन और एक तरफ लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो हायरार्की में काम कर रहा है, जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को ऑर्डर देता है, मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल को ऑर्डर देता है और काम इसी तरीके से चलता है। ये होता है सेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी कोई भी काम आपको दे देगा, ये होता है। इसमें एक चीज़ और होता है सेंट्रलाइजेशन में कि जो डिसीजन होता है वो एक ही आदमी बनाता है, वो टॉप लेवल का होता है। और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि आप भी डिसीजन अपना बना सकते हो कि मुझे किस तरह काम करना और कैसे काम करना है। ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फंक्शन होता है जिसको हम लोग अपने डेफिनेशन में थोड़ा सा समझते हैं। Centralization is a form of organizational structure where the decision-making capability rests with the top management. A couple of handpicked members are entitled to create strategies, determine the goal and objectives based on which an organization will function. Centralization एक तरह का फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जहाँ पर डिसीजन मेक करने का कैपेबिलिटी बस टॉप मैनेजमेंट को होता है और इस
टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ ऐसे लोगों को हायर करता है, कुछ ऐसे मेंबर्स को हायर करता है जिनके सामने वो बैठकर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, डिटरमाइन करता है उनको गोल्स को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को बताता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करना है और करवाना है, और आपको गोल किस तरीके से अचीव करना है एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के थ्रू। ये होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट फंक्शंस बाय डेलीगेटिंग डिसीजन कैपेबिलिटीज टू मल्टीपल टीम्स अक्रॉस जियोग्राफीज। यहाँ पे ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन होता है, और जहाँ पे डेलीगेट करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को, एक इनको अलग अलग तरह का टीम बनाना पड़ता है जिसमें बहुत सारे टीम्स होते हैं, और वो एक ज्योग्राफिक एरिया में काम करता है। ज्योग्राफिक एरिया जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से किसी को उठा लिया, किसी को सेल से उठा लिया, किसी को मार्केटिंग से उठा लिया, और वो लोग अपना अपना डिसीजन लेके, कैपेबिलिटीज़ लेके काम करते हैं। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लोग जानते हैं, सीखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, टॉप डाउन अथॉरिटी इस्टेब्लिशेस अ स्पेसिफिक चेन ऑफ कमांड विथ ओनर्स और एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स making all the key decisions with little or no input from rank and file employees। टॉप मैनेजमेंट का इसमें काम होता है कि वो डिसीजन लेगा। टॉप मैनेजमेंट अगर कह सकते हैं तो ओनर को कह सकते हैं, या फिर उस कंपनी के मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स को कह सकते हैं जो अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को, उनके अंडर जो काम कर रहे एम्प्लॉयज़ है उनको काम करवाए, उनको उनका डिसीजन, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं, उनको उनका ड्यूटीज़ को बताएं और सही तरीके से काम करवाएं। दिस consolidates decision making authority can hold specific individual responsible for the outcomes। और ये जितना भी स्ट्रक्चर हो रहा है और ये जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, इन सभी का अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट को होता है। अगर इनके बीच में कुछ भी गलत होता है और आउटकम कुछ गलत निकल गया तो इन सभी का जिम्मेदार वो मैनेजमेंट होता है जो उसे ऑर्डर दिया था, जो उस लोअर डिपार्टमेंट को, लोअर मैनेजमेंट को ऑर्डर दिया था कि तुम ये काम करो। फिर आता है ओनर्स और एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स डेवलप एंड सेट द कंपनीज गोल्स। ओनर्स या फिर कंपनी का मैनेजर और एग्जीक्यूटिव होता है, वही कंपनी का गोल को सेट करता है और डेवलप करने की कोशिश करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताता है और उसको यूनिफॉर्म तरीके से काम करवाता है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आता है आखिरी, अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इज फॉलोड बाय ऑल एम्प्लॉयज विच कैन रिड्यूस कॉस्ट एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी कंपनी वाइड। ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ पॉलिसी बनाता है और इसे फॉलो एम्प्लॉयज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बेमतलब का खर्च जो है वो कम हो जाता है और काम जो है एक कंसिस्टेंसी से चलता रहता है और कंपनी धीरे धीरे बड़ा बनने लगता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला आता है मल्टीपल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग रैंक एंड फाइल एम्प्लॉयज कैन मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड सेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट गाइड हाउ द बिजनेस इज रन। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं कि हर डिपार्टमेंट से अलग अलग एक एक आदमी को उठा लिया जाता है, इनका सबका अलग रैंक इसमें रहता है एम्प्लॉयज़ का। इसमें सभी के ऊपर रहता है कि आप अपना कोई भी डिसीजन बना सकते हो, आप अपना कोई भी पॉलिसीज़ बना सकते हो, और जिसके कारण ये भी पता चलता है कि वो बिज़नेस को किस तरीके से रन करवा रहे हैं और उसको गाइड करने वाले कौन है और वो किस तरीके से गाइड हो रहे हैं। फिर आता है ए टीम इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड थ्रू आउट द बिजनेस विच रिजल्ट इन अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इनपुट दैट कैन जनरेट मोर सॉल्यूशंस एंड आइडियाज़। और जब कोई आदमी एक टीम के अंदर काम कर रहा होता है, टीम इन्वायरमेंट के अंदर काम हो रहा होता है, तो उसमें आपको बहुत सारे नए आइडियाज़, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं। ग्रुप डिस्कशन में अगर आपका कुछ डाउट आ गया कि ये काम ऐसे कैसे हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो आपके साथ जितने भी लोग हैं उस टीम के अंदर, आप लोग उस टीम में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गलती किया है, तो उसके कारण आपको सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे। किसी के पास कोई आइडिया होगा, कुछ नया पॉलिसी, कुछ भी नया चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है जो आपके डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प कर रहा है, ये आता है। फिर तीसरा है एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एम्प्लॉयड टू मेक डिसीजंस।
often with little or no input from owners or executive managers. Some limits. यहाँ एम्प्लॉयज़ के जितने भी तरह के लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर एक पावर होता है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, वो डिसीजन बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा डिसीजन ना ले जो ओनर से भी बढ़ के हो। आपको ओनर से नीचे का ही डिसीजन लेना होता है। ओनर जो डिसीजन ले रहा है वही उसको ही फिक्स रख के आपको कुछ दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। आप एक तरह से सजेशन दे सकते हो। ये होता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका डिफरेंस के बारे में। आपको होप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दिख रहा है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो के साथ साथ उसे देखिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का यहाँ पे डिफरेंस है। सबसे पहला डेफिनेशन दिया हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन का, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज डेलीगेटेड अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स, और सेंट्रलाइजेशन में कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज रेस्ट विथ द टॉप मैनेजमेंट। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन लेने का सबको वो होता है, अथॉरिटी होता है, और सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक को होता है जो टॉप लेवल में होता है। फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में सब ओपन एंड फ्री होता है, और सेंट्रलाइजेशन में वर्टिकल होता है कि उसे जो बताया गया टॉप मैनेजमेंट से उसे वो करना होता है। आइडियल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इज आइडियल फॉर लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो एक लार्ज साइड ऑर्गेनाइजेशन का आइडल होता है, और सेंट्रलाइजेशन इज आइडल फॉर स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन का होता है। फिर डिसीजन मेकिंग स्पीड, इस डिसेंट्रलाइजेशन में सिग्निफिकेंटली फास्टर होता है, और डिसीजन मेकिंग स्पीड सेंट्रलाइजेशन में स्लो होता है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन में होता है इन डिसेंट्रलाइजेशन अ हायर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ईच लेवल आर इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आप हायर नंबर ऑफ पीपल को हायर किया जाता है, और वहाँ पे उन लोग से उनका डिसीजन प्रोसेस को जाना जाता है, उनके आइडियाज़ के बारे में बात किया जाता है। और सेंट्रलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ ही लोगों को ऐसा हायर किया जाता है और उनके सामने गोल्स बताया जाता है और उनके डिसीजन प्रोसेस को देखा जाता है। फिर एम्प्लॉय मोटिवेशन में कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, और वही सेंट्रलाइजेशन में उतने मोटिवेटेड एम्प्लॉय आपको देखने को नहीं मिलते हैं। कन्फ्लिक्ट इन डिसीजन में कि मोस्ट लाइकली टू ऑकर, यहाँ पे किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, और सेंट्रलाइजेशन के अंदर लीस्ट लाइकली टू ऑकर, और यहाँ पे लगभग देखने को मिलता है। फिर आता है बर्डन जो होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन में कम होता है, जिसका कारण ये होता है कि वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ अपना बर्डन को शेयर कर सकते हैं कि थोड़ा सा तुम काम कर लो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में कि आपको एक डिपार्टमेंट में अगर प्रेशर है तो वो प्रेशर सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के अंदर रहेगा, दूसरे किसी डिपार्टमेंट में नहीं होगा। फिर आता है स्टेबिलिटी, prone to instability due to multiple conflicting decisions, और centralization में relatively stable as decisions are made by a central authority sharing a common ideology। जो आपको ये समझ में आ चुका है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब। अब हम लोग जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स के बारे में, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग आखिर में टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवीज़न और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, फ्लैटकी स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से काम करता है। फंक्शनल, जैसे कि आपको कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट दे दिया कि एक मान लीजिए एक पोटैटो चिप्स का कंपनी है, तो एक आदमी जो है वो पोटैटो खरीदेगा, एक आदमी उस पोटैटो को साफ़ करेगा, एक आदमी उस पोटैटो को कट करेगा, एक आदमी उस प्रोडक्ट को फ्राई करेगा। ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जहाँ पे आपको टॉप लेवल से लेके लास्ट लेवल तक, लो लेवल तक काम करना होता है। इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, मार्केटिंग के एक डिपार्टमेंट, सेल्स के एक डिपार्टमेंट, और ऑपरेशंस के एक डिपार्टमेंट, फाइनेंस के एक डिपार्टमेंट, और उस हिसाब से काम करवाया जाता है। और अब दूसरा होता है डिवीज़न और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर।
मल्टी डिविजनल और डिविजनल के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी है और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आप जॉनसन एंड जॉनसन्स देख सकते हो, इंडिया में हो तो आप टीसीएस देख सकते हो, टाटा इंडस्ट्रीज देख सकते हो, रिलायंस देख सकते हो, पतंजलि देख सकते हो। ये सारा होता है डिविजनल और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसका ओनर एक होता है लेकिन उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहो या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहो या फिर कहीं भी कहो, अगर आप छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हो तो उसके अंदर भी अगर आपके पास आप ओनर एक हो लेकिन आपका प्रोडक्ट्स बहुत सारा है, वैरायटी आपके पास, तो आप भी डिविजनल और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर आते हो। फिर आता है फ्लैरिटी स्ट्रक्चर। ये थर्ड नंबर स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर भी होता है, जिसके अंदर आपको एक हायरार्की चेन की तरह काम करना पड़ता है कि आपको ऊपर से कमांड दिया जाता है कि आपको ये काम करना है और आप ठीक उसी तरीके से वो काम करते रहते हो बिना किसी सवाल के कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आपको जिस डिपार्टमेंट के अंदर दे दिया गया है और आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करना ही है। ये होता है फ्लैरिटी स्ट्रक्चर। और आखिर में आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या आता है कि द फोर्थ एंड फाइनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इज ऑल्सो नोन एज कंफ्यूजिंग द लीस्ट यूज्ड। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको दूसरे तरह के सुपीरियर्स होते हैं, दूसरे तरह के डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसके अंदर आपको काम करना पड़ता है। आपके अंदर बहुत सारे ड्यूटीज़ रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप सेल्स का भी काम कर रहे हो और साथ साथ में आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव भी कर रहे हो, कस्टमर सर्विस भी दे रहे हो। तो ये चीज़ होता है कि आपको प्रोडक्ट भी बेचना है और साथ में कस्टमर के साथ बात भी करना होता है। तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर यही होता है कि आपको एक आदमी 2 काम कर रहा है या 3 काम कर रहा है या 4 काम कर रहा है, उसको ऐसा दिया जाता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने आज जाना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये 4 स्ट्रक्चर से काम किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और उस बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर तो कर ही दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th में हो और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आने वाला है आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में हो, बीबीए में, तो ये इस चैप्टर से तो आपको हर एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या 5 और 10 नंबर का हो, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ।